Yes, friends. Now let us see your this practical question number. Oh, sorry, homework का question number 3. Yeah? The Servex company has the following capital structure on 30th June. Ordinary share 2 lakh shares 40 lakhs, 10% preference shares 10 lakhs, 14% डिवेंचर 30 lakhs. टोटल मिलाकर के आपके पास ये हो गया 80 lakhs का. इसके आगे हमारे पास इंफॉर्मेशन ये गिवन है. Yes, this one. The shares of the company sell for rupees 20. It is expected that company will pay next year a dividend of rupees 2 per share, which will grow at 7% forever. Assume a 50% tax rate. You are required to compute a weighted average cost of capital based on the existing capital structure. Compute the new weighted average cost of capital if the company raise an additional rupees 20 lakh debt by issuing 15% debentures. This would result in increasing the expected dividend to rupees 3 and leave a growth rate unchanged, but the price of the share will fall to rupees 15 per share. Compute the cost of capital if in B above growth rate increased to 10%. यूज बुक वैल्यू वेट्स. क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया कि हमको बुक वैल्यू वेट्स लेने हैं, राइट. तो सबसे पहले अब आपको कंपनी में क्या निकालने को बोला है? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर. अब अगर आप एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर देख रहे हो तो आपके पास ये है. ऑर्डिनरी शेयर 2 लाख शेयर है 40 लाख के, प्रेफरेंस शेयर है 10 लाख के और 14% डिबेंचर 30 लाख का. तो आई बिलीव 80 का 0.5 1/8 1.125 और 3/8 दैट विल बी आई गेस जो भी आएगा रिमेनिंग 0.5 0.125 और रिमेनिंग 0.375 या जो भी आएगा. दैट इज व्हाट आई विल से कि आपके पास वेट्स तो आ गए. ठीक है, हम इसका सॉल्यूशन चेक करते हैं फ्रेंड्स. अब यस फ्रेंड्स, तो लेटेस्ट चेक देखो. मैंने जैसे आपको बताया ऑर्डिनरी शेयर 4 लाख, प्रेफरेंस शेयर 10 लाख और डिबेंचर 30 लाख थे. तो उनका वेट्स निकाल दिया 0.5 0.125 0.375. यहां तक तो आ गया. अब हम इनकी कॉस्ट निकालेंगे ना, स्पेसिफिक कॉस्ट. तो आपको जब प्रेफरेंस शेयर्स पहले हम केई की बात कर लेते हैं. हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन था? हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था देखो, कंपनी द शेयर ऑफ द कंपनी सेल फॉर ₹20, यानी ये आपका P0 आ गया. इट इज एक्सपेक्टेड कंपनी विल पे नेक्स्ट ईयर डिविडेंड ऑफ 2 एंड इट विल ग्रो एट 7%. तो आई बिलीव हमारे पास ये इंफॉर्मेशन हो गई. तो हमने क्या करा, देखो D1 2 एक्सपेक्टेड डिविडेंड दे ही रखा है डायरेक्टली और P0 हमारा 20 है. तो 2/20 when you will do this 2 divided by 20 जो भी आया into 100 10 प्लस ग्रोथ रेट 7% 17% आपका के ही आ गया. चेक कर लो, ये रहा. अब हम कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की बात करेंगे. तो प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में क्वेश्चन में when you will check that question again ना. हाँ, तो प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में 10% प्रेफरेंस शेयर्स बोला 10 लाख रुपए का है और उसमें रुपीस नहीं बताया. तो आप 100 रुपीस का मान लोगे. तो व्हाट यू विल डू ओवर देयर विल बी दैट इज, इसने टोटल निकाल दिया. हम उसको 10 रुपीस का भी 100 रुपीस का मान के भी कर सकते. तो 10/100 करो या 1 लाख अपॉन 10 लाख करो इंटू 100. तो 10% ही आ जाएगा आंसर. तो क्योंकि और कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं. और जब आप KD निकालोगे, नाउ कॉस्ट ऑफ डेट निकालोगे, तो कॉस्ट ऑफ डेट 14% है और हमारे पास टैक्स रेट क्वेश्चन में 50% है. तो 7% आ जाएगा KD का आंसर. ये तीनों आ गए आपके पास स्पेसिफिक. ये आ गया वेट्स, ये कॉस्ट रही, मल्टीप्लाई करा वेट्स से, WACC आ जाएगा. इतना तो अब आप कर ही सकते हो. तो आई बिलीव ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया क्वेश्चन का जो पूछा था. अब हम बी पार्ट की तरफ चलते हैं. कंप्यूट द new weighted average cost of capital of the company raise an additional 20 lakhs debt by issuing 15% debentures. अब क्वेश्चन में न्यू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूछा, ठीक है ना. अब इसमें बोला है कि अगर कंपनी एडिशनल 20 लाख डेट के थ्रू रेज करती है 15% का तो डिबेंचर, दिस वुड रिजल्ट इन इंक्रीजिंग द एक्सपेक्टेड डिविडेंड टू ₹3, यानी ये जो 2 था वो 3 हो गया और लीव द ग्रोथ रेट अनचेंज्ड बट द प्राइस ऑफ द शेयर विल फॉल टू 15%. तो पहले आपको स्पेसिफिक केई भी चेंज हो गया आपका. तो अब हम केई निकालेंगे. तो केई इस बार कैसे निकलेगा? एक्सपेक्टेड 3 है वो आपके पास. जो एक्सपेक्टेड
डिविडेंड था वो 3 था, डिवाइडेड बाय 15 इंटू 100, तो 20 प्लस 7% का ग्रोथ, 27 तो आपका के ही आ गया। 3/15 इंटू 100 प्लस 7% विल गिव यू 27% का के ही। और जो एडिशनल डेट आपने निकाला 20 लाख का, तो 15% है, तो 15% का वो 7.5% हो गया। ये आपके पास देखो, कॉस्ट ऑफ न्यू डिबेंचर तो 7.5% हो गया, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी जब आपने निकाला तो वो 27% आया। अब आपने निकाल लिया ऑर्डिनरी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, 14% डिबेंचर, 15% डिबेंचर, इनका वेट्स निकाला, स्पेसिफिक कॉस्ट जो थी उनसे मल्टीप्लाई करा, WACC आ गया 15.4। आई बिलीव फ्रेंड्स ये सब आप कर सकते हो, अब बार बार रिपीटेशन है इन सब चीजों का। नाउ लेट अस रीड द सी पार्ट। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन बी अबव इफ ग्रोथ रेट इंक्रीज टू 10%। तो ग्रोथ रेट 7 की जगह 10 हो जाएगी, तो वो 27 की जगह 30 हो जाएगा, बस दैट विल बी द ओनली चेंज। के ही आपका 30 हो जाएगा ना, पहले 20 प्लस 7 करा था आपने, तो अब वो 20 प्लस 10 कर दोगे 30 आ जाना चाहिए। तो देखो बस के ही आपका चेंज हो गया 30, के ही चेंज होते ही ये चेंज हो जाएगा, कॉस्ट और WACC निकाल लोगे। तो दिस इज हाउ यू हैव सॉल्व योर होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 3। अब हम सेम होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 1 भी पढ़ लेते हैं, ये आपके पास जो मॉड्यूल है उसमें भी मिल जाएगा आपको, राइट। नाउ लेट अस रीड दिस होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 1। होमवर्क के क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा है, द फॉलोइंग डिटेल्स आर प्रोवाइडेड बाय GPS लिमिटेड। इक्विटी शेयर कैपिटल 65, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 12 lakhs, 15% रिडीमेबल डिबेंचर 20 lakhs, 10% कन्वर्टेबल डिबेंचर्स 8 lakhs। ओके, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल फॉर द कंपनी 16.30 and income tax rate for the company is 30. You are required to calculate the weighted average cost of capital of the company. Okay, I believe ये भी अब आप बहुत इजीली कर सकते हो। आपके पास 65, 12, 20 और 8 ये सबको ऐड कर लोगे आप, तो 28 प्लस दिस, और ये सब ऐड कर लोगे और इसके वेट्स निकालोगे, बुक वैल्यू वेट्स ही। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो आपको अभी मार्केट वैल्यू भी आपके पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए के ही आपको डायरेक्टली 16.3 दे ही रखा है। अब आप इसमें केपी निकालोगे तो 12 lakhs 12% है, तो आई बिलीव वो 12 ही आ जाएगा केपी। तो फिर रिडीमेबल डिबेंचर 15% है और टैक्स रेट आपका 30 है, तो 15% का 10.5 आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, दैट इज 15 इंटू 0.7। हाँ, 10.5 तो आपका कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का आ गया, और सॉरी रिडीमेबल डिबेंचर्स का आ गया 10.5, और ये 10 का 7 आ जाएगा कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का। अब हम चेक कर लेते हैं। हाँ ये रहा, ये गिवन था, फिर ये 12% आ गया था पीडी आपका, फिर रिन्यूएबल डिबेंचर्स का आपने 10.5 निकाल लिया, और कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का 7%। फ्रेंड्स वो इररिडीमेबल है, रिडीमेबल नहीं है। ये जो रिडीमेबल लिख रखा है ना, वो इररिडीमेबल डिबेंचर्स होंगे, इट विल नॉट बी रिडीमेबल। ओके, तो आपने ये सब निकाल दिया, और अब आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। After this, now let us come to your question number 17. अब हम आपका अच्छे क्वेश्चन पर आ जाते हैं, that is your question number 17 now. तो let us read this question number 17. XYZ Limited has the following book value and capital structure. ठीक है, has the following book values and the capital structure आपको दे रखा है। That is equity share capital in shares of ₹10 each fully paid up at par 15 crores, 11% preference share capital in shares of ₹100 each fully paid up at par 1 crore, retained earning 20 crores, 13.5% debentures of 100 each 10 crores, 15% term loan 12.5 crores. The next expected dividend on equity share the next year आएगा उसमें। हाँ, The next expected dividend on equity share per share is 3.6. तो expected dividend हो गया मतलब D1. The dividend per share is expected to grow at the rate of 7%. बट वो पहले ही D1 है हमारे पास, तो सिर्फ ये ग्रोथ रेट है, G is equals to 7%. मार्केट प्राइस पर शेयर इज 40, तो आई बिलीव आप इससे के ही निकाल सकते हो। प्रेफरेंस स्टॉक रिडीमेबल आफ्टर इट शुड बी हाउ मेनी ईयर्स, लेट मी टेल यू दैट। यस, द प्रेफरेंस स्टॉक रिडीमेबल आफ्टर, प्लीज आप इसको करेक्ट करना, इट शुड बी 10 years। प्रेफरेंस स्टॉक रिडीमेबल आफ्टर 10 years
is currently selling at ₹75 per share. Okay. Debenture redeemable after 6 years are selling at ₹80 per debenture. The income tax rate of the company is 40%. Calculate the current weighted average cost of capital using book value proportion and market value proportion. Define weighted marginal cost of capital schedule for the company if it raises ₹10 crore next year given the following information. The amount will be raised by equity and debt in the equal proportion. Company expects to retain 1.5 crores earning next year. Additional issue of equity share will result in the next net price per share being fixed at ₹32. The debt capital raised by way of term loans will cost 15% for the first 2.5 crores and 16% for the next 2.5 crore. तो बी पार्ट फ्रेंड्स हम बाद में करेंगे, बट फर्स्ट लेट अस कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ए पार्ट, ठीक है ना। अब अगर हम ए पार्ट की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे पास इसमें क्वेश्चन में आपको करंट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूछा है। अब ये आप बार बार कर सकते हो, ये एक ही जैसे बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले हम के निकाल लेंगे। के के लिए 3.6 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100, 3.6 डिवाइड बाय 40 इंटू 100 प्लस 7% कर दोगे आप, तो आपके पास के आ जाएगा। फिर हम केपी की बात करेंगे तो केपी 11 है ही सही, तो 100 रुपीज ईच का है तो 11 प्लस रिडम्पशन वैल्यू क्या बोला है, रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर इज करंटली सेलिंग एट 75 पर शेयर, तो रिडीमेबल एट पार ही माना जाएगा जब कुछ गिवन नहीं है तो यानी 100 माइनस 75 डिवाइड बाय 10 यानी 2.5, तो 11 प्लस 2.5 विल गिव यू 13.5 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 75 डिवाइड बाय 2, तो यानी 175 डिवाइड बाय 2 यू विल डू 87.5, और आपके पास था 11 प्लस 2.5, तो 13.5 डिवाइड बाय 87.5 इंटू 100, 15.428। हम चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो आपने 3.6 अपॉन 40 इंटू 100 प्लस 0.7 कर दिया तो 16 आ गया। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल जब आप निकाल रहे हो तो 11 प्लस 0.25 देखो 15.428 यानी 43 आ गया। ठीक है, आई बिलीव आप ये कर सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है अब ये। अब हम कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स और कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स और निकाल लेंगे। प्रेफरेंशियल्स के बाद रिटेन अर्निंग्स है, रिटेन अर्निंग्स की कॉस्ट जब कुछ भी गिवन नहीं होता तो रिटेन अर्निंग्स की कॉस्ट हमेशा जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वही होता है, तो 16 ही आ जाएगा। फिर हम 13.5% डिबेंचर्स का निकालेंगे, तो ये डिबेंचर भी रिडीमेबल आफ्टर 6 ईयर्स है ना, सेलिंग एट 80 पर डिबेंचर, तो पहले तो आप करोगे 13.5, हमारा टैक्स रेट था 40%, 13.5 इंटू 0.6 यानी 8.1, तो आपका I1 माइनस टी हो गया। फिर उसके बाद ये अभी करंटली 80 पर चल रहे थे तो 20 रिडीमेबल आफ्टर 6 ईयर्स है, तो दैट इज 20 डिवाइडेड बाय 6, तो 3.33 आ गया, और 8.1 था इसे प्लस 8.1, तो 11.433 तो ये हो गया, डिवाइडेड बाय आई गेस 90 यू हैव टू डू, डिवाइड बाय 90 इंटू 100, तो आपके पास 12.70 आ गया। ये रहा कॉस्ट ऑफ डिबेंचर व्हेन यू विल सी, फॉर्मूला तो हमने लगा दिया, 12.70 आ गया। अब हम टर्म लोन की बात करते हैं, के एल जिसको हम बोल सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर कभी भी कोई लोन भी गिवन होगा तो के एल बोल दोगे आप उसको। तो व्हेन यू विल सी के एल ना, तो 15% है और उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो 15 का डायरेक्टली 1 माइनस टी का मतलब 0.4 डिवाइड बाय 100 ही कर देना आप इसको, 100 रुपीज का ही एक मान लेंगे हम उसका प्राइस, तो देयरफॉर व्हेन यू विल टेक दिस तो इट विल बी 9। टर्म लोन का भी देखो केडी वही आपने निकाल दिया, I1 माइनस टी अपॉन बुक वैल्यू, तो इसने पूरा लिया है, मैं बिना उसके आपको बता रहा हूँ 9 डायरेक्टली आ गया। अब हमें जब WACC निकालना है यूजिंग, क्वेश्चन में बोला है बुक वैल्यू प्रपोर्शन मार्केट वैल्यू प्रपोर्शन, तो पहले तो बुक वैल्यू ले लेंगे, तो बुक वैल्यू तो ये थी 15 करोड़, 1 करोड़, 20 करोड़, 10 करोड़ और 12.5 करोड़, इन सबको ऐड करोगे, वेट्स निकालोगे, जो आपने क्वेश्चन में से अभी स्पेसिफिक कॉस्ट निकाला मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर आएगा। दैट वे यू आर गोइंग टू डू। तो ये WACC आ गया। जब क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू वेट्स बोला है, क्वेश्चन में जब मार्केट वैल्यू वेट्स बोला है
तो आई बिलीव इक्विटी शेयर कैपिटल का 15 करोड़ डिवाइड बाय 10 इंटू 40 रुपीज कर दोगे। 15 करोड़ डिवाइड बाय 10 इंटू 40। प्रेफरेंस शेयर्स का जब आप करोगे तो आई कैन से 1 करोड़ डिवाइड बाय 100 इंटू 75। रिटेन अर्निंग्स आएगा ही नहीं मार्केट वैल्यू के टाइम पर। और फिर 13.5% डिबेंचर है तो 10 करोड़ डिवाइड बाय 100 इंटू 80 और टर्म लोन एज इट इज 12.5 ही आ जाएगा। बस दैट विल बी द ओनली चेंज इन द मार्केट वैल्यू। ये बुक वैल्यू लिया, मार्केट वैल्यू लिया, तो इक्विटी निकाला ना 15 डिवाइड बाय 10 इंटू 40 ये आ गया। प्रेफरेंस शेयर निकाला तो 1 डिवाइड बाय 100 इंटू 75 और प्रेफरेंस डिबेंचर्स में निकाल दिया ऐसा कैसे सी। और टर्म लोन तो ये रहेगा 12.5। इन सब के वेट्स निकाल दिया आपने फ्रेंड्स। रिटेन अर्निंग नहीं आता जब भी हमें मार्केट वैल्यू लेना होता है, मगर बुक वैल्यू लेते हैं तो रिटेन अर्निंग को लिखते हैं, वो हमने लिख दिया था। एक बार आपने ये वेट्स भी ले लिया, कॉस्ट आपकी स्पेसिफिक जो थी वही ले ली, मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका आंसर भी आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 17 का ए पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स बी पार्ट की। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लेट अस चेक दिस नाउ। तो बी पार्ट में बोला है डिफाइन द वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल शेड्यूल फॉर द कंपनी। अब मार्जिनल वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है, WAC से निकालना है, मगर मार्जिनल के लिए निकालना है। मार्जिनल मतलब होता है एडिशनल। तो इफ कंपनी रेज 10 करोड़ नेक्स्ट ईयर गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, अमाउंट विल बी रेज बाय इक्विटी एंड डेट इन द इक्वल प्रोपोर्शन। मतलब 5 करोड़ 5 करोड़। कंपनी एक्सपेक्ट्स टू रिटेन 1.5 करोड़ अर्निंग नेक्स्ट ईयर, यानी वो 5 करोड़ जो आप इक्विटी से ले रहे हो उसमें से 1.5 करोड़ तो आपका रिटेन अर्निंग का आ गया और रिमेनिंग 3.5 करोड़ आप नए रेज करोगे। एडिशनल इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर विल रिजल्ट इन नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट प्राइस पर शेयर बीइंग फिक्स्ड एट 32। ठीक है, P0 आ गया। द डेट कैपिटल रेज बाय वे ऑफ टर्म लोन विल कॉस्ट 15% फॉर द फर्स्ट 2.5 करोड़ एंड 16% फॉर द नेक्स्ट 2.5 करोड़। तो हम इसका एवरेज निकाल ही देंगे 5 करोड़ का। तो आई बिलीव 15% है ना 2.5 करोड़ के लिए और 16% है 2.5 के लिए। तो मैं बोल सकता हूं 15 इंटू यस तो 15 इंटू 0.6 यानी वो तो 9 हो गया और 16 इंटू 0.6 तो 9.6 हो गया। तो दैट इज योर 9 प्लस 9.6 डिवाइडेड बाय 2 यू विल डू ना, तो 9.3 आ जाएगा आपके पास डेट के लिए। तो चेक कर लेते हैं हम ये वाला होने के बाद। यस तो एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट देखो 9.3 आ गया। वो आप भी खुद कैलकुलेट कर सकते हो यार, बहुत इजी है। दोनों का इंटरेस्ट मैंने आपको अभी सिखाया था, एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट कैसे निकालते हैं। और केई भी रिवाइज हो जाएगा, D1 तो वही रहेगा। मार्केट प्राइस अब उसका चेंज होकर के 32 हो गया, तो 3.6 डिवाइड बाय 32 इंटू 100 प्लस 0.7 प्लस 7 सॉरी, तो आपका आंसर आ जाएगा ये भी। एक बार ये भी आ गया। तो मार्जिनल वेट्स में कभी भी मार्केट वैल्यूज नहीं आती है। तो 5 करोड़ है तो वो मैंने 5 करोड़ ही लिखा है। तो वेट्स 0.5 ही आया और अपना 9.3 और 18.25 ले लिया, तो मेरा आंसर आ जाएगा 13.77 का ना, हाँ 13.77 का। दैट इज हाउ यू हैव कंप्लीटेड योर अप टू योर क्वेश्चन नंबर 17। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 ऑनवर्ड्स करेंगे, बट वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे जिसमें हमें थोड़ा समझना भी पड़ेगा। इसके बाद वाले लेक्चर्स में सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, थैंक यू वेरी मच।